कार्तिक आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ भैया। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? एक्चुअली हम फंक्शन कौन सा पढ़ रहे थे? फंक्शन पढ़ रहे थे क्रेडिट कंट्रोल, करेक्ट। अब क्रेडिट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट कंट्रोल किसका फंक्शन है? सेंट्रल बैंक का। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है, और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल के अंदर मैंने बोला था कि आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है। बताई थी बात मैंने, ठीक। उसके अंदर कुछ मेजर्स हैं, कुछ रेट्स हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बैंक रेट, जिसको हम रेपो रेट बोलते थे। फिर हमने पढ़ा रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। इन दोनों को मर्ज कर देते तो क्या बोलते हैं हम? एलआरआर। यहाँ तक आई थिंक मैंने करा दिया था, ठीक है। आज हमें दो चीज और पढ़नी है इसके साथ, लिखो जरा। और हो सकता है आज मैं न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करा दूं। कितने हो गए हैं? 5 हो गए, ठीक है। 5 हो गए। हाँ, लिखो सिक्स्थ। ठीक है, लिखो मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसको बहुत जगह सिंपली मार्जिन्स भी बोला जाता है। तो अगर मैं इसको कहीं पे मार्जिन्स लिख दूं तो समझ जाना वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ही है, ठीक है। तो चाहे हम बोले मार्जिनल रिक्वायरमेंट, चाहे हम बोले मार्जिन्स, एक ही बात है। अब ये क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। पहले जरा डेफिनेशन लिखो। लिखो, इट इज इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस between between the value of asset, the value of asset offered for loan, offered for loan, and actual loan, and actual loan, फुल स्टॉप। अब बात को जरा ठीक से सुनना, ठीक। मार्जिनल रिक्वायरमेंट एक्चुअली में होता क्या है? देखो, जनरली जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। और बैंक के पास किस लिए जाते हैं? लोन लेने या डिपॉजिट करने, है ना। तो सपोजिटली हम पीएनबी के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने गए। तो मुझे बताओ, अगर पीएनबी मुझे लोन देगा, मैंने पीएनबी से बोला पीएनबी पीएनबी मुझे लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है मिल जाएगा। कितने का लोन चाहिए? मैंने बोला मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला हम दे देंगे। बट आपको हमारे पास कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, मॉर्गेज कराना पड़ेगा, कोई एसेट रखवानी पड़ेगी, ठीक है। उसको मैं एसेट बोल रहा हूँ। एसेट रखवानी पड़ेगी, हम उसके अगेंस्ट आपको लोन देंगे। ऐसा क्यों? कहीं आप हमारा लोन लेके भाग गए तो हम वो अमाउंट, वो पैसा कहां से रिकवर करेंगे? करेक्ट बात, ठीक। तो इसलिए हमसे कुछ एसेट रखवाई जाती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो पीएनबी एसेट रखवा रहा है, मुझे बताओ क्या उसकी वैल्यू इस लोन से ज्यादा होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, या इससे कम होनी चाहिए? जल्दी बताओ। जो हम ये एसेट, मेरे हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। चलो सबसे पूछते हैं। कार्तिक कह रहा है ज्यादा होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए? ठीक है, किसके? जो हमें एक्चुअल लोन इसके अगेंस्ट मिल रहा है। बोलो भाई, बाकी के लोग बताएं जल्दी से। बोलो, क्या एसेट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, या इसके इक्वल होनी चाहिए? बोलो। मान्या, सर फिर ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? वाई? अच्छा वाई ज्यादा भैया क्यों होनी चाहिए? इंटरेस्ट वगैरह सर, का अगर भी तो स्कूल करना वापस चाहिए। और नहीं कर पाया तो उस कोलैटरल से उसकी अमाउंट निकल सके। हाँ, अब मेरी बात को ठीक सुनना, ठीक। ये आपने आंसर बिल्कुल सही बताया। जनरली जो एसेट रखवाई जाती है उसकी जो वैल्यू होती है एक्चुअल लोन से ज्यादा होती है। उसका पर्पस क्या? उसके दो पर्पस होते हैं।
एक तो एसेट के जो प्राइसेस है ना, इनमें फ्लक्चुएशंस होती रहती है, कभी इंक्रीज हो जाते हैं कभी डिक्रीज। तो इन एसेट के प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको मीट करने के लिए जनरली ज्यादा अमाउंट की एसेट रखवाई जाती है जितना लोन ले रहे हो। ठीक, दूसरा प्लस इसके साथ क्या, जो लोन दिया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा। ठीक, तो बैंक आपसे अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन दे रही है तो आपसे 1 लाख रुपए थोड़ी वापस लेगी, 1,10,000 लगभग वापस लेगी। मान लो 10% इंटरेस्ट था तो कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया, तो आपसे उनको वापस लेने 1,10,000। तो जनरली इस पर्पस की वजह से एसेट की वैल्यू जो होती है, एसेट की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है किससे, एक्चुअल लोन से। अब जरा ढंग से सुनना कॉन्सेप्ट को। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, यही तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस का साइन, किस किस चीज के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो आप एसेट रखवा रहे हो उसकी वैल्यू, माइनस उसके अगेंस्ट जो आपको क्या मिल रहा है लोन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लो बैंक आपसे कह रहा है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए है तो आपको 1,20,000 की एसेट रखवानी पड़ेगी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20,000। दिस 20,000 इज योर मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझे बात को या नहीं समझे, जल्दी बताओ। व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट? मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड फॉर लोन एंड एक्चुअल लोन। जो आप एसेट रखवा रहे हो और उसके अगेंस्ट जो आपको लोन मिल रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट के थ्रू इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल, है ना? तो हम क्या क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करने का मतलब डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर है यस। कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा। पूछो कार्तिक, क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं भैया, मैं तो ये ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, आगे देखो। अब जनरली मान लो, मेरा क्वेश्चन है बल्कि आपसे ये, आरबीआई ने, अच्छा मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसके कंट्रोल में होती है, आरबीआई के, सेंट्रल बैंक के। ठीक, तो मान लो आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, पहले थी 20,000 मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सेंट्रल बैंक आरबीआई ने बोला आज से मार्जिनल रिक्वायरमेंट है 40,000। ठीक है, तो बताओ अब क्या होगा, बोलो। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे बोलो अब क्या होगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, पहले 20,000 थी आज 40,000 कर दी, अब क्या करना पड़ेगा, क्या होगा? सर लगाओ दिमाग। लोन और कोलैटरल के बीच का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। दैट इज ओके, करेक्ट है, बट मैं क्या करूं यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करूं, ये इस पूरे एग्जाम्पल में क्या एडजस्टमेंट करूं, भैया क्या लोन देखो। 1 लाख का, एसेट 1,40,000 का हो जाएगा तो बस। कार्तिक बोल रहा है सर एसेट अब हमें कितने की रखवानी पड़ेगी, 1,40,000 की। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमें कितने का लोन मिलेगा, 1 लाख का। बोलो हाँ या ना, सबके सब बताओ, बोलो हाँ या ना, करेक्ट है या नहीं है? हाँ भैया। रॉन्ग आंसर, सर वेरी हम लोन वेरी तो कम कर रॉन्ग, सकते हैं, वेरी कोलैटरल उसी अमाउंट में रखे तो। वेरी वेरी रॉन्ग। हाँ, अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जरा ढंग से सुनना। कार्तिक बेटा, मैं जब बैंक के पास 1,20,000 की एसेट लेके गया तो बैंक ने मुझे कितने का लोन दिया उसके अगेंस्ट, 1 लाख का, क्योंकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट चल रही थी 20,000। ठीक, अब मैं इतना ही अमीर होता कि मैं बार बार एसेट ला सकता हूँ, पहले 1,20,000 की एसेट ले आया, फिर 1,40,000 की, तो मैं लोन लेने क्यों जाता? ठीक, मेरे पास एसेट यही रहेगी बेटा, एसेट तो मेरे पास यही है। ठीक है, 1,20,000 की एसेट थी, आज भी मेरे पास एसेट 1,20,000 की है। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ आया, आज मैंने बैंक को बोला भाई मेरे पास एसेट तो यही है 1,20,000 की, बैंक मेरे से कह रहा है अच्छा तो आज हम आपको 1 लाख का लोन नहीं दे पाएंगे। मैंने बोला कितने का दोगे, तो बैंक ने बोला आज हम आपको 80,000 का लोन देंगे। आप मेरी बात को समझे, डिफरेंस समझे? ठीक है, तो हाँ भैया। यानी एसेट की वैल्यू तो सेम रहेगी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ने से क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, जो एक्चुअल लोन जा रहा है, बोलो भाई, जो एक्चुअल लोन जा रहा है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। और लोन डिक्रीज हो गया तो वही लोन को तो हम क्रेडिट बोलते ही हैं, क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम। यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो डिक्रीज कर दिया क्रेडिट को आपके सामने ही। तो सिमिलरली अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट को आरबीआई कम कर देगी
तो इकोनॉमी के अंदर लोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझे या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ भैया। वेरी गुड। तो Yes. सबको, हाँ तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। हाँ भैया। दोबारा बताओ, व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड फॉर लोन एंड एक्चुअल लोन। ठीक है, तो नीचे इसका फॉर्मूला लिख लो, ऐसे करके लिखो, दैट इज पूरा लिखना, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस एक्चुअल लोन, माइनस एक्चुअल लोन। ठीक है, माइनस एक्चुअल लोन। बेटा कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो, जैसे आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही आते रहो, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस में कुछ है ही नहीं, एक चैप्टर कंप्लीट होने पे आ गया हमारा। ठीक, आओ थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं इसके अंदर। लिखो, व्हेन सेंट्रल बैंक, मैं सेंट्रल बैंक बार बार क्यों लिखता हूं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसके कंट्रोल में, सेंट्रल बैंक के। ठीक है, व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस, लिख लो चलो पहले, व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस मार्जिनल रिक्वायरमेंट, पूरा लिखना, marginal requirement, then it decreases, then it decreases the amount of, the amount of actual loan, actual loan in the economy. As a result, as a result, credit, credit in the economy decreases, credit in the economy, in the economy decreases, full stop। एक सेकंड रुकना जरा। ये व्हाइट स्क्रीन बेटर है या ब्लैक? ब्लैक ठीक है। भैया ब्लैक। इसलिए मैं ब्लैक रखता हूँ क्योंकि आईज पे स्ट्रेन कम आता है इससे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो जल्दी से सेकंड पॉइंट लिख के दिखा दो, मैं नहीं बताऊंगा। चलो जल्दी, फास्ट। मान्य में दिख रहा हूँ ठीक? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से लिखो सेकंड पॉइंट, फास्ट। भैया लिख लिया। रीड करो कार्तिक, क्या लिखा? When central bank decreases marginal requirement, then it increases the amount of actual loan in economy. As a result, credit in the economy increases. ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गई बात? तो बड़ा सिंपल है ना? एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तो हमें पूरी बात समझ में आ जाती है। लास्ट लिख लो, ठीक है, लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आया तो बता दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि इस पे लिखना आ रही है इजी नहीं भैया, है। मेरे से अच्छी है। चलो ठीक है। अरे राइटिंग तो मेरी अच्छी है, इस पे लिखा नहीं जाता यार मुझसे। लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, शॉर्ट में हम इसको ओएमओ बोल सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स, refers to sale and purchase, sale and purchase of government securities,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स between central bank and commercial banks फुल स्टॉप। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो। ठीक, अब है क्या ये कॉन्सेप्ट? देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इधर मैं हमेशा किसको बनाता हूँ, ये है हमारी सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिख देता हूँ आरबीआई। ठीक, और इधर कौन है, ये है हमारी कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, जनरली ये जो पंजाब नेशनल बैंक इज अ पीएसयू बैंक, ये पीएसयू बैंक है। ठीक है, एचडीएफसी वगैरह प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक, बट हैं वो भी कमर्शियल, ये भी कमर्शियल बैंक है। ठीक, अब क्या होता है, जो आरबीआई है ये क्या करता है, गवर्नमेंट की, सरकार की, देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था सरकार अलग है और आरबीआई अलग है, दोनों सेम नहीं है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है आरबीआई, आरबीआई इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इस पे किसी की वो नहीं चलती अथॉरिटी, सरकार की अथॉरिटी नहीं चलती। ठीक, इस पे इसके गवर्नर का कंट्रोल होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो रूल करता है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटी है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट बिजनेस करती है और गवर्नमेंट की वो कंपनीज लिस्टेड भी हैं। लिस्टेड कंपनीज का मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इन गवर्नमेंट की कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखती है पैसा। कैसे, इनके शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीद के रखती है अपने पास, ये रहे शेयर्स एंड बॉन्ड्स अपने पास खरीद के रखती है। कौन, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है गवर्नमेंट की कंपनीज में, एक बात। अब दूसरी बात, तो आरबीआई क्या करती है, इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स को बेचती और दोबारा से खरीदती रहती है, सेल करती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, और उनसे परचेज भी करती रहती है बाद में। अब ये कब कब करती है वो बाद में बताऊंगा। तो इस सेलिंग को और इस परचेजिंग को दोनों को मिला के हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, थ्रू आरबीआई जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स हैं, हम उनको कॉमर्शियल बैंक को बेचें और फिर दोबारा उनसे खरीद लें, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना। दिस सेलिंग एंड परचेजिंग इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज नथिंग बट द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, अब मेन बात है कि भैया ये सेलिंग और परचेजिंग चल क्यों रही है, इससे क्या फायदा हो रहा है, देखना जरा ढंग से। आरबीआई का मेन काम है इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को, लोन को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो क्या आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी कर सकता है? हाँ कर सकता है। कैसे, मान लो आरबीआई को क्या करना है इकोनॉमी के अंदर, ये जो क्रेडिट है इकोनॉमी में उसको डिक्रीज करना है। तो आरबीआई पता क्या करेगा, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा, बोलेगा कि हमारे पास जो ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स हम आपको बेच रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया कॉमर्शियल बैंक डिनाई कर दे, कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट डिनाई, व्हाई, बिकॉज आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल बैंक। आरबीआई ने जो बोल दिया इनको करना पड़ता है, आरबीआई की गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क के अंदर ही कॉमर्शियल बैंक्स वर्क करते हैं। तो आरबीआई जैसा बोलता है चुपचाप इनको करना पड़ता है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर कॉमर्शियल बैंक टू परचेज इट फ्रॉम द आरबीआई। तो क्या होगा कि जैसे ये सेलिंग करेंगे एंड इट इज कंपल्सरी मैंडेटरी फॉर कॉमर्शियल बैंक टू परचेज इट फ्रॉम द आरबीआई, तो क्या होगा, ये अपना पैसा इनको दे देंगे, खरीद रहे हैं ना सामान, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अब ये पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास पैसा आ गया तो बोलो इनकी क्या कम हो गई, क्या कम हो गई, पता है आपको, सीसीसी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। क्योंकि जो पैसा इनके पास पड़ा हुआ था लोगों को लोन देने के लिए, वो तो किसने ले लिया, आरबीआई ने। कैसे, ये शेयर्स एंड बॉन्ड जबरदस्ती इनको बेच के। करेक्ट है, तो इकोनॉमी के अंदर जब इनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम। अब क्रेडिट अगर इंक्रीज करना होता तो क्या करते, आरबीआई बोलेगा भाई जो आपके पास शेयर्स एंड बॉन्ड्स हमने बेच रखे हैं आज हमें दे दो, हम आपसे परचेज कर रहे हैं।
तो आरबीआई जब इनसे परचेज करेगा, इनका पैसा इनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और इनका पैसा इनको वापस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो इनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोगों को लोन ज्यादा देंगे, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट ज्यादा जाएगा। बोलो समझ में आई बात, हाँ या ना? हाँ भैया। क्लियर है ना? Yes, सिंपल, वेरी गुड। yes. कितना, हाँ कितना सिंपल है। लिखो जरा, बुलेट पॉइंट बनाओ, लिखो। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक sell the government securities, government securities and bonds, किसको? टू कॉमर्शियल बैंक्स, टू कॉमर्शियल बैंक्स, ये भी लिख लो। एंड इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, मैंडेटरी फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, फॉर कॉमर्शियल बैंक्स टू परचेज इट, टू परचेज इट, ठीक है। इट इज कंपलसरी फॉर कॉमर्शियल बैंक टू परचेज इट, कॉमा, इन दिस प्रोसेस, in this process money available, in this process money available किसके पास? with commercial bank, with commercial bank for loan decreases, decreases, ठीक है। finally finally credit, finally credit in the economy, credit in the economy decreases, credit in the economy decreases, full stop। समझ में आई बात, हाँ या ना, जो मैंने लिखवाया है? हाँ भैया। चलो सेकंड पॉइंट लिख के दिखाओ जल्दी, जल्दी जल्दी। जल्दी, भैया लिख लिया। रीड करो कार्तिक। Central bank purchase the government securities and bonds from commercial bank, and it is mandatory for commercial bank to sell it. In this process, money available with commercial bank for the loan increases. Finally, credit in the economy increases. वेरी गुड, ठीक है, सबने यही लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे चैप्टर आके हमारा खत्म हो जाता है, दी एंड, हैप्पी एंडिंग, ठीक। अब मेरी बात को जरा ठीक से सुनना, एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। हाँ ठीक है, अब क्या करना,
जहां पे खत्म हुआ है उसके बाद 2 पेजेस ना ब्लैंक छोड़ देना, ठीक, 1 2। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कुछ एडिशनल टॉपिक भी कराऊंगा, ठीक है, वो एडिशनल टॉपिक मैं CUET की वजह से कराऊंगा, ठीक है, जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा बाद में, तो उसके लिए 2 पेज छोड़ दो, बाकी सब तो हमने कवर कर लिया, उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये सब कराऊंगा। अभी तो सिलेबस में है नहीं इसलिए नहीं करा रहा, बाद में टाइम मिलेगा तब कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो भाई, आज स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ बातें लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ पहले। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। क्या स्टार्ट करेंगे? गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अब मैं ये क्यों स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, जरा ढंग से सुनना। देखो मैक्रो के अंदर अगर बात करी जाए, मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टर्म 1 की बात कर रहा हूँ मैं। टर्म 1 के अंदर 3 यूनिट है, ठीक। 3 यूनिट के अंदर एक थी हमारी मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग ये हमने कवर अप कर ली है। कितने मार्क्स की थी, कोई बताएगा? कितने नंबर की थी? 6 मार्क्स की। 6 की थी। वेरी गुड, 6 मार्क्स की। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो यूनिट आती है दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट ये भी 6 मार्क्स की है। क्या इसके बाद एक यूनिट और है? यस, आपके बुक में उसको लिखा है BOP, बट होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये भी 6 नंबर। तो इस तरीके से 18 मार्क्स यहाँ पे हमारे कवर अप होने हैं, ठीक है। तो ये मैक्रो 18 मार्क्स की हमारी यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। आईडी की मैं बात नहीं कर रहा, अभी आईडी की बात करूंगा। क्यों? जब मैं मनी एंड बैंकिंग करा दूंगा जो कि हो चुका है, और गवर्नमेंट बजट करा दूंगा, बस इसके बाद मैं रुक जाऊंगा मैक्रो में। फिर मैं आऊंगा आईडी में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फिर वहां की बात वहां पे करेंगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में बाद में कराऊंगा, ठीक है। क्लियर? तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जल्दी बताओ, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोलो। बजट। गवर्नमेंट बजट। तो 1 अप्रैल को, ठीक है, आज हमने क्या स्टार्ट करा है? गवर्नमेंट बजट। लिखो जरा मेरे साथ। सबसे पहले, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट, ठीक। लिखो, इट इज एन it is an annual financial statement. It is an annual financial statement of expected receipts and estimated expenditures and estimated expenditures during an accounting year, during an accounting year, during an accounting year, ठीक। सुनना मेरी बात को। देखो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करा है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी कंपनी की मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बताओ या हेल्थ बताओ, कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस बताओ, तो आप क्या क्या चीज देखोगे, बताओ जल्दी से। मान लो प्रॉफिट। Assets and liabilities. वेरी गुड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं आपसे परफॉर्मेंस पूछूं तो आप बोलोगे सर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, P&L अकाउंट देखना है, ठीक है। आप बोलोगे सर बैलेंस शीट देखनी है, बोलूंगा ठीक। आप बोलोगे सर CFS देखना है, CFS होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पढ़ोगे 12th में, ठीक है। ठीक, तो ये सारी चीजें देख के हमें कंपनी की परफॉर्मेंस पता चलेगी, ठीक है। अब मैं सिमिलरली आपसे बोलूं कि मुझे बताओ, हमारी गवर्नमेंट भी तो बिजनेस करती है ना। हमारी गवर्नमेंट की कितनी सारी कंपनीज हैं और भी बहुत सारा काम करती है, रेवेन्यू सरकार के पास आता है, खर्चा भी करती है। मैं पूछूं, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, हमें कहाँ से पता चलेगा? तो वो पता चलता है
वो स्टेटमेंट का नाम P&L नहीं है, वो स्टेटमेंट का नाम बैलेंस शीट नहीं है, CFS नहीं है, वो एक ही स्टेटमेंट, इसमें गवर्नमेंट सारी चीजें दिखाती है। उस स्टेटमेंट का नाम है गवर्नमेंट बजट। समझे बात? तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल, साल में एक बार बनाई जाती है, एनुअल। क्या है जरा बताओ, क्या है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी ये, है ना, ऐसी ये सरकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लो इसको हाईलाइट कर दें, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। क्या मतलब? ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फ्यूचर की होने वाली एक्सपेक्टेड रिसीट्स, जो सरकार के पास रेवेन्यू आएगा फ्यूचर, गवर्नमेंट बजट इज ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर। पीछे की कोई बात नहीं होगी, ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो सरकार हमें एक स्टेटमेंट में बताते कि इस साल 2000, बता रहा हूँ, 2022 और 23 का बजट ऑलरेडी आ चुका है। कब आया है? 1 फेब को। हर बार गवर्नमेंट क्या करती है, 1 फेब को बजट लेके आती है। कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको प्रिपेयर करती है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको पार्लियामेंट में पेश करता है, ठीक है। और कब? 1 फरवरी को। बात समझ में आ गई? ठीक। तो अब ये जो 2022 और 23 में बजट आया हुआ है, इसने क्या बताया होगा, सरकार इस साल आने वाले टाइम में, ठीक है, कितनी रिसीट्स एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, और कितना खर्चा एस्टिमेट करा है सरकार ने करने के लिए, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट कौन बताती है? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। साल में एक बार प्रिपेयर होती है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? भैया भैया समझ में आया, लेकिन रिसिप्ट की स्पेलिंग क्या है उसकी? क्या? अरे वो तो भैया मैंने शॉर्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग क्या वो थी? तो मैंने शॉर्ट में लिख दी, PTS, ठीक है। हाँ भैया, मैं पूरी पूछ रहा था। हाँ, तो उसको बहुत से लोग रिसीट्स बोलते हैं, बहुत से लोग रिसिप्ट्स बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी रिसीट होता है, P साइलेंट होता है, ठीक है। तो इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, लिख लो, रिसिप्ट्स नहीं लिखना, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर। वेरी गुड। अब हेडिंग डालो नीचे, कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो हो तो नहीं पाएगा, लिमिटेड टाइम रह रहा है, बट मैं बता दूं। देखो इसके अंदर पहले मैं पढ़ाता था, इस डेफिनेशन के बाद मैं स्टार्ट कराता था ऑब्जेक्टिव से। मैं क्या कराता था, ऑब्जेक्टिव्स कराता था इसके बाद। बट ऑब्जेक्टिव्स कराने का फायदा नहीं होता है, क्योंकि अभी आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएंगे जब तक आप गवर्नमेंट बजट को समझोगे नहीं, गवर्नमेंट बजट है क्या, ठीक। तो गवर्नमेंट बजट को समझने के लिए पहले हमें कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे गवर्नमेंट बजट के। जब आप कंपोनेंट्स पढ़ लोगे तब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे। क्यों सरकार गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों, उसके पीछे रीजंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आपको कब समझ में आएंगे? जब आप कंपोनेंट्स पढ़ लोगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं सबसे एंड में, ठीक है। अब कंपोनेंट्स कैसे कराए जाते हैं? कंपोनेंट्स कराने से पहले हमें एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो फ्लो चार्ट आज जितना बन पाएगा उतना ही बना पाऊंगा, ठीक है, जितना भी बन पाएगा। और जरा स्टार्ट करो, इसके अंदर से दो ब्रांचेस निकालो ऐसे ऐसे। पहले मैं फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट कराऊंगा। लिखो यहाँ पे रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट, यहाँ पे लिखो कैपिटल बजट, कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दो। लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स को ऐसे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है। और यहाँ लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर लिखो, इधर लिखो कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक काम करो, रेवेन्यू रिसीट्स के दो पार्ट ऐसे निकालो जल्दी से। लिखो टैक्स रिसिप्ट्स,
और यहाँ लिखो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट्स में से दो ब्रांचेस निकालो, लिखो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और यहां पे लिखो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ठीक, डायरेक्ट टैक्स के नीचे ऐसे एक ब्रांच निकालो, उसमें लिखो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, और यहां पे लिखो गिफ्ट टैक्स, ठीक है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आओ, लिखो सर्विस टैक्स, जितना हो जाएगा उतना करा रहा हूं। उसके बाद लिखो सेल्स टैक्स, उसके बाद लिखो वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, उसके बाद लिखो एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद लिखो कस्टम ड्यूटी, फिर नीचे लिखो एटसेट्रा। यहां पे बनाओ कर्ली ब्रैकेट, लिखो जीएसटी, जीएसटी, ठीक है। नॉन टैक्स में आओ, नॉन टैक्स में ऐसे एक यहाँ पे ऐसे करके लिस्ट बनाओ। मुझे पता है थोड़ा बड़ा बन रहा है, थोड़ा कॉपी में आ नहीं रहा होगा, बट एडजस्ट करो, ठीक है। लिखो यहाँ फी, लाइसेंस एंड परमिट्स, लाइसेंस एंड परमिट्स, ठीक है। उसके बाद लिखो एस चीट, ESCHEAT, उसके बाद लिखो फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड, लाइसेंस की बात क्या लिखवाया है? बेटा एस चीट, ESCHEAT, ESCHEAT, एस चीट, फाइन्स ओ, एंड पेनल्टीज। उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एटसेट्रा, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। लिख लिया भैया। बस इतना ही काफी है आज के लिए, ठीक है। अब ये सब क्या है नेक्स्ट क्लास थैंक में यू आके भैया। समझाऊंगा। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट।